हेलो बच्चों, विमाओं की हम बात कर रहे थे। लास्ट क्लास तक हमने विमाओं के जो टॉपिक हैं वो पढ़े हैं। विमाओं में हमने सबसे पहले मात्रक पद्धतियां पढ़ी थी कि कौन कौन सी मात्रक पद्धति जो है वो काम में आती हैं। विमाओं लिखने का तरीका सीखा था। उसके बाद में हमने विमाओं के बहुत सारे एप्लीकेशन पढ़े थे। सूत्र की सत्यता की जांच हम विमाओं से कर रहे थे। नए सूत्र का व्युत्पन्न विमाओं से हुआ था। किसी एक प्रकार के मात्रक को दूसरी प्रकार के मात्रक पद्धति में बदलने का जो तरीका है वो भी विमाओं से हमने सीखा था। और लास्ट क्लास में हमने विमाओं के बारे में पढ़ा था कि विमीय समांगता का सिद्धांत क्या होता है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरर्स को, त्रुटियों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। इस चैप्टर का जो अपना मोटिव है वो है एरर यानी त्रुटियां। देखिए, वास्तव में एरर क्या चीज होती हैं। मान लीजिए कि हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, ए प्रयोग का नाम है ए। हमने इस प्रयोग का रिजल्ट निकाला ए। ये जो स्मॉल ए लिखा हुआ है ये प्रयोग का रिजल्ट है, और प्रयोग जो कैपिटल ए लिखा हुआ है प्रयोग का नाम है। हमने ये प्रयोग किया और इसका रिजल्ट हमने निकाला ए। अब बात ये कि ये जो रिजल्ट हमने निकाला है ये पूर्णतया शुद्ध नहीं है, पूर्णतया शुद्ध नहीं है। तो ये पूर्णतया शुद्ध नहीं है, क्यों भाई? क्योंकि इसके मेजरमेंट में, इस प्रयोग को करने में गलतियां हुई हैं, और उसके कारण जो है ये प्रयोग सही नहीं है। प्रयोग जो है वो पूर्णतः शुद्ध इसका मान नहीं मिला। फिजिक्स में ये माना जाता है कि आप चाहे कोई भी प्रयोग कर लें, उसका 100% सही रिजल्ट जो है वो निकालना संभव नहीं है। उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई गलती होती है। हमें वही त्रुटियां इस टॉपिक में सीखनी है, कौन कौन सी होती हैं, उनको कैसे हम कम कर सकते हैं, और उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हम बात करेंगे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन त्रुटियों से संबंधित कैसे की जाती। तो सबसे पहले यहाँ अपन सीखते हैं कि त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं। तो आपके सिलेबस कहता है कि त्रुटियां जो है वो 3 कैटेगरी में डिफाइन की जाती हैं। पहली कैटेगरी है त्रुटि की, वो है क्रमबद्ध त्रुटियां यानी सिस्टमेटिक एरर। यानी कि सिस्टेमेटिक एरर। दूसरी प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो है आपके पास रैंडम एरर यानी यादृच्छिक त्रुटि। यानी रैंडम एरर। और तीसरे प्रकार की जो त्रुटि है वो हमारी है स्थूल त्रुटियां या ग्रॉस एरर। इनके थोड़े बहुत मतलब समझते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियों के बारे में ये कहा जाता है, इनकी डेफिनेशन के हिसाब से ये कहा जाता है कि ये ऐसी त्रुटियां हैं जिन त्रुटियों का कारण हमें पता है, और इन कारणों को दूर कर कर हम इन त्रुटियों को भी जो है वो दूर कर सकते हैं। मतलब कंप्लीट दूर नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं इन त्रुटियों को। तो ये त्रुटियां कहलाती है क्रमबद्ध त्रुटियां या सिस्टमेटिक एरर। मतलब इनकी डेफिनेशन की अपन बात करें तो वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होता है। ठीक है, इनको आप कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें क्रमबद्ध त्रुटियों में, पहला है उपकरण जनित, यानी यंत्रों के कारण या उपकरण के कारण। तो उपकरण के कारण त्रुटि क्या होती है? ये उपकरण के कारण त्रुटि। उपकरण के कारण त्रुटि का मतलब हो गया कि जिस उपकरण से, जिस यंत्र से आप अपना प्रयोग परफॉर्म कर रहे हैं वो सही नहीं है। उसके स्ट्रक्चर में, उसके संरचना में कोई न कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से आपका प्रयोग सही नहीं हो रहा, उसमें गलती आ रही है। ये हो गई उपकरण के कारण त्रुटि। दूसरा अपन बात करें इसमें व्यक्ति जनित त्रुटि। यानी व्यक्ति के कारण त्रुटि। ये वो त्रुटि है जो व्यक्ति के कारण होती है, उसके अनुभव में कमी के कारण होती है। अनुभव में कमी का मतलब है जो व्यक्ति उस प्रयोग को कर रहा है उसको वो प्रयोग करना नहीं आता, वो प्रयोग प्रॉपर्ली नहीं कर पाता,
उस प्रयोग को करने के लिए उसके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, ऐसा यदि व्यक्ति उस प्रयोग को करेगा तो उसकी जो त्रुटि होगी वो त्रुटि है व्यक्ति जनित त्रुटि। और इनको उपाय करने इनको दूर करने का भी यही उपाय है कि भाई आप उपकरण के कारण त्रुटि के लिए जो सही और ऑथेंटिक उपकरण काम में लीजिए, व्यक्ति जनित त्रुटि के लिए आप जो है वो अनुभवी व्यक्ति यदि उसको परफॉर्म करेगा तो वो त्रुटियां जो है वो कम हो जाएंगी। इसमें और त्रुटियों की अपन बात करें, जैसे तीसरी और इसमें महत्वपूर्ण त्रुटि है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। इस बाह्य कारकों के कारण वाली त्रुटि इसको कहते हैं वातावरण जनित। मतलब क्या हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी प्रयोग को करने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और उसको मान लीजिए अपन जून के महीने में परफॉर्म करें जहां टेम्परेचर जो है वो 40 के ऊपर रहता है। ऐसी स्थिति में उस प्रयोग का सही रिजल्ट नहीं आएगा, गलती होगी। ये वातावरण जनित त्रुटि है या बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। ठीक है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो ये बेसिकली जो है वो 3 महत्वपूर्ण क्रमबद्ध त्रुटियां हैं। यादृच्छिक त्रुटियों की अब अपन बात करते हैं। यादृच्छिक त्रुटियां जो है इनके बारे में डेफिनेशन में कहा जाता है कि ये वे त्रुटियां हैं जो अत्यधिक भिन्नता के कारण होती है। इनको अवसरीय त्रुटि भी हम कहते हैं। अत्यधिक भिन्नता के कारण होने वाली त्रुटि। मतलब क्या हुआ इसका? इनके कारण हम जो है वो जानते नहीं है। ये कभी किसी कारण से हो जाती है, कभी किस कारण से हो जाती है, कभी किस कारण से हो जाती है, कभी किस कारण से हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हम सही उपकरण, सही व्यक्ति और सही वातावरण परिस्थितियों में यदि कोई प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए वहां अचानक से थोड़ी सी जो है वो कुछ मिस्टेक हो गई, उसका आधार समतल नहीं है या फिर कोई और कारण हो जाता है जिसका एग्जैक्टली हमें पता भी नहीं होता कि वो किस कारण से हो रही है। उनको अपन रेंडम एरर या यादृच्छिक त्रुटियों में जो है वो शामिल करते हैं। और इन त्रुटियों को दूर करने का, इन त्रुटियों को कम करने का सीधा सीधा उपाय है कि आप प्रयोग को बार बार दोहराइए, पुनरावृत्ति कीजिए प्रयोग की। यदि आप प्रयोग की पुनरावृत्ति करेंगे, बार बार रिजल्ट निकालेंगे तो आप सही मान तक पहुंच जाएंगे, सही मान की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो ये यादृच्छिक त्रुटियां हैं। तीसरी त्रुटि होती है, उनको अपन कहते हैं स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटियों के बारे में कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति उस प्रयोग को करने वाला है उसकी असावधानी के कारण जो त्रुटियां होती है वे स्थूल त्रुटि कहलाती हैं। तो ये है असावधानी। असावधानी के कारण त्रुटि का मतलब, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि उपकरण का समायोजन सही नहीं। मतलब क्या हुआ कि इस वाले में देखो, मान लीजिए कि ये उपकरण की संरचना, ये उपकरण के मिस्टेक के कारण होती है ये वाली त्रुटि, है ना, जिसको हम क्रमबद्ध त्रुटियों में पढ़ते हैं। मान लीजिए उपकरण तो सही है लेकिन उस उपकरण को सही ढंग से लगाया नहीं गया है, उसका समायोजन सही नहीं किया गया है असावधानी की वजह से, ये स्थूल त्रुटियों में आ जाता है। दूसरा है अपन बात करें तो इसमें गलत पाठ्यांक लेना या गलत पाठ्यांक नोट कर लेना, है ना। या फिर तीसरा अपन बात करते हैं कि पाठ्यांक गलत नोट करना। गलत पाठ्यांक लेने का मतलब है कि आपका उपकरण तो कुछ और पाठ्यांक लिखा रहा है और असावधानी की वजह से आपने गलत जो है वो उसका पाठ्यांक पढ़ लिया, या फिर पाठ्यांक सही पढ़ा लेकिन लिखते वक्त उसमें कोई जो है वो आपने गलती कर दी। तो ये सारी जो है ये असावधानी के कारण होती है। इसमें ध्यान से समझना कि क्रमबद्ध त्रुटि और स्थूल त्रुटियों में अंतर है। क्रमबद्ध त्रुटियों में व्यक्ति के कारण जो त्रुटियां हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसको उस प्रयोग करने का अनुभव नहीं है, और यहाँ पे जो त्रुटि हो रही है वो प्रयोग करने का अनुभव तो है लेकिन वो अपनी असावधानी की वजह से जो है वो गलती कर देता है। तो इनको अपन स्थूल त्रुटियों में शामिल करते हैं। तो ये हुआ त्रुटियों का जो है वो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की त्रुटियां क्या होती हैं। अब यहाँ पे एक बात कन्फर्म है कि आप चाहे कोई भी प्रयोग कर ले उसका 100% सही रिजल्ट आ ही नहीं सकता, उसमें किसी न किसी कारण से कोई न कोई गलती जरूर होगी। 100% सही रिजल्ट नहीं आ सकता। अब इससे रिलेटेड हम गलतियों से रिलेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा सा
पढ़ेंगे तो ये अपना बोर्ड साफ कर लेते हैं। और अब अपन बात करते हैं त्रुटियों की गणितीय कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एरर, यानी कि त्रुटियों की गणितीय गणना अब अपन इसमें करना सीखेंगे। ध्यान से समझना इसको, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिखने का तरीका आपको मैं बताऊंगा, कैसे कैलकुलेट की जाती है ये आपको बताऊंगा। तो देखिए भैया, मान लीजिए कि हम कोई प्रयोग कर रहे हैं ए, उस प्रयोग का नाम है ए। हमने उसको पहली बार जब परफॉर्म किया तब उसकी गलती, उसका जो पाठ्यांक आया था वो A1 आया था, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि ये पाठ्यांक सही नहीं है, हमें ये भी पता है कि इसमें गलतियां हैं, तो गलतियों को कम से कम करने के लिए हम प्रयोग को बार बार दोहराते हैं। तो हमने इसका दूसरी बार प्रयोग किया और अपना रिजल्ट आया A2, तीसरी बार प्रयोग किया रिजल्ट आया A3, चौथी बार प्रयोग किया रिजल्ट आया A4। इस तरह से हम इसको n बार कर देते हैं और लास्ट बार अपना प्रयोग का रिजल्ट आता है AN, ठीक है। ये हमने बहुत n बार इस प्रयोग को कर लिया और इसका अलग अलग हमारे पास रिजल्ट आया। अब देखिए भाई, हमें तो इस प्रयोग का जो रिजल्ट है वो कोई एक ही निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि इस प्रयोग का माध्य मान निकाल लेते हैं। माध्य मान, मान लीजिए जिस आदमी ने अपने को ये प्रयोग परफॉर्म करने के लिए कहा कि भाई ये प्रयोग करो, उसको हम कितना आंसर बताएंगे। हम ये तो नहीं बताएंगे पहली बार A1 आया, दूसरी बार A2 आया, तीसरी बार A3 आया, चौथी बार A4 आया, nवीं बार AN आया। हमें तो उसको कोई एक मान बताना पड़ेगा। वो कौन सा मान होगा? माध्य मान होगा। और कैसे निकलता है माध्य मान? माध्य मान निकलने का सीधा सीधा सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये A1 A2 A3 प्लस A4, इस तरह से हम सभी राशियों को जोड़ लेते हैं और डिवाइडेड बाय n, ये राशियों का योग बटा राशियों की संख्या हो जाएगी। हम ये बताएंगे कि इस प्रयोग का जो रिजल्ट आया वो ये है। माध्यमान को ही प्रयोग का रिजल्ट कहते हैं, तो इसलिए चाहे माध्यमान कहते हो चाहे कुछ किताबों में इसको प्रयोग का वास्तविक मान भी लिखा जाता है। ये हमारे प्रयोग का वास्तविक रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पर अपन बात करें, अब आगे गलतियां तो हुई हैं, वो गलतियों को अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, दोबारा से समझिए, एक प्रयोग किया था, उसका पहली बार रिजल्ट A1 आया था। गलतियों को कम करने के लिए हम उस प्रयोग को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और हर बार उसका A2 A3 A4 A5 इस तरह से अपने पास मान आते जाएंगे और हम उनको लिखते जाएंगे। अब हमें प्रयोग का एक रिजल्ट निकालना है। प्रयोग, जिस व्यक्ति ने हमें ये कहा था कि ये प्रयोग करो, उसको तो एक आंसर बताना है कि भी प्रयोग का ये रिजल्ट आया। उसके लिए हम माध्यमान निकाल के जो माध्यमान आएगा उसको बता देंगे कि भाई ये प्रयोग का रिजल्ट आया। तो जो माध्यमान है वो वास्तव में हमारे प्रयोग का वास्तविक मान है, सही मान है, रियल मान है। अब दूसरी जो मैथमेटिकल इसमें कैलकुलेशन की अपन बात करते हैं वो होती है परम त्रुटि। परम त्रुटि जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब हमने देखा माध्य मान हमारे प्रयोग का वास्तविक मान है, तो हमारे प्रयोग का वास्तविक मान तो AM है, और हमने जब पहली बार परफॉर्म किया था तो उसका आंसर A1 आया था। मतलब हमारे पहले प्रयोग में पहली बार जब हमने प्रयोग किया था तो उसमें जो गलती होगी वो कहलाती है परम त्रुटि, ठीक है। तो परम त्रुटि की परिभाषा होती है, वो ये होती है कि माध्यमान तथा प्रयोग के प्रत्येक मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। क्या हुआ भाई? देखो, पहले मान का परम त्रुटि हम निकालते हैं, तो पहले मान की परम त्रुटि को डेल्टा ए से लिखते हैं। कैपिटल ए प्रयोग का नाम था, स्मॉल ए प्रयोग के रिजल्ट थे। अब डेल्टा ए जो है वो क्या है? परम त्रुटि है। पहले मान की परम त्रुटि लगाएंगे तो इसको लिख देंगे डेल्टा A1, और इसका सूत्र हो जाएगा माध्य मान और प्रयोग का मान का अंतर, ठीक है। दूसरे वाले आंसर का यदि अपन परम त्रुटि निकाले तो माध्य मान माइनस दूसरा मान, देखो हर मान में जो गलती आएगी वो अपने को मिल जाएगी, इसी को अपन परम त्रुटि कहते हैं, ठीक है। और तीसरे मान का अपने पास अंतर आ गया AM माइनस A3, और इसी तरीके से हम चलते जाएंगे, और nवे मान का जो अंतर आएगा वो ये आएगा AM माइनस AN। हर एक मान का जो अंतर है वो कहलाता है परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना आप, वो ये है कि आपको परम त्रुटि का मान
पॉजिटिव भी मिल सकता है और नेगेटिव भी मिल सकता है, लेकिन इसका परिणाम यानी इसका जो मान है वो हमेशा हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। क्यों मानेंगे इसको समझिए। मान लीजिए कि हमने कोई प्रयोग किया, उस प्रयोग को का नाम हम दे देते हैं ए, उसका पहली बार हमने आंसर निकाला 19 और दूसरी बार आंसर निकाला 21। हमने इसका माध्यमान निकाला, माध्यमान के हिसाब से 19 प्लस 21 बट्टा 2, तो इसका मान आया 20। हमने देखा कि पहले मान का अंतर निकालते हैं, भाई पहले मान का अंतर निकाला तो 20 माइनस 19 बराबर 1 आया था, और दूसरे मान का अंतर निकाला तो 20 माइनस 21 बराबर -1 आया था। अब यदि अपने से कोई पूछे कि बताओ कुल कितनी गलती है, तो कुल गलती गणित के हिसाब से जोड़े तो प्लस और माइनस कुल गलती 0 होगी, पर ऐसा थोड़ी है। हमसे एक मान की गलती पहली बार भी हुई है और एक मान की गलती दूसरी बार भी हुई है, तो कायदे से हमारा जो गलती है वो 2 मान की गलती है, एक मान की गलती नहीं है। इसीलिए त्रुटियों की कैलकुलेशन में इस बात को यहाँ पे गांठ बांध लो कि त्रुटियों की कैलकुलेशन में त्रुटि के साथ कभी भी माइनस नहीं आएगा, त्रुटि माइनस की होती ही नहीं है। यदि त्रुटि माइनस की होगी तो हम यहाँ कहेंगे कि ये तो 0 गलती हो गई, मतलब परिणाम शुद्ध हो गया ये तो, है ना। तो गलतियां है, चाहे वो प्लस की गलती हो चाहे वो माइनस की गलती हो, गलती गलती होती है, उसको हमेशा जोड़ा जाएगा, गलतियों में कभी भी माइनस ही नहीं आएगा। बात समझ में आई? इसको हम साफ कर देते हैं अपन और टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद में जो तीसरा हमें पढ़ना है वो है माध्य परम त्रुटि। मीन एब्सोल्यूट एरर। तो भैया मीन एब्सोल्यूट एरर क्या चीज है? नाम से पता लग रहा है कि आपको परम त्रुटि का क्या लेना, माध्य लेना, है ना। तो परम त्रुटि का माध्य का सिंबल डेल्टा ए, परम त्रुटि माध्य का सिंबल एम, तो ये हो गया परम त्रुटियों का माध्य, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लेकिन वो बात याद रखते हुए कि परम त्रुटि चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, आपको उसको प्लस ही लेना है। इसके लिए गणित में मोड लगा के दिखाया जाता है, जैसे डेल्टा A1 के आगे मोड लगा देते हैं। इस मोड का मतलब होता है, दो लाइनों के बीच में बंद कर देते हैं, इसका मतलब होता है मोड। मोड का मतलब है कि चाहे मान प्लस का हो चाहे मान माइनस का हो, आपको उसका मान क्या लेना है, प्लस का ही लेना है। तो दूसरा मोड A2, तीसरा हो गया मोड A3, और इसी तरीके से सो ऑन और n तक जाएंगे। मोड AN राशियों का योग हो गया बटा राशियों की संख्या n से निकल जाएगा। इसको आप कहते हैं माध्य परम त्रुटि। ये सभी त्रुटियों का माध्य है। अब ध्यान से देखो, ये सभी मानों का माध्य था, इसको आप वास्तविक मान कहते थे। ये आगे बढ़े तो ये सभी त्रुटियां हैं, और ये जो हमने निकाला ये सभी त्रुटियों का जो है वो माध्य है, यानी ये हमारी वास्तविक त्रुटि है ना। हम उसको उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी मानों के जो मान को वास्तविक मान कर रहे थे, तो सभी त्रुटियों के माध्य को हम क्या कहेंगे, ये हमारी वास्तविक त्रुटि है। इसको अपन कह रहे हैं माध्य परम त्रुटि। इसके बाद में दो कॉन्सेप्ट और हैं इसमें। चौथा अपन बात करें तो यहाँ पे पढ़ा जाता है आपेक्षिक या सापेक्ष त्रुटि, इसको कहते हैं रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर की डेफिनेशन है माध्य परम त्रुटि तथा माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है भैया, क्या है ये? माध्य परम त्रुटि और माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो यहाँ पे आपेक्षिक त्रुटि को AR से लिखते हैं हम, और इसका सूत्र हो गया माध्य परम त्रुटि यानी डेल्टा AM बट्टा माध्य मान यानी AM। ये इसका आपेक्षिक मान हो गया। और लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट है पांचवा, वो है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए कोई विशेष नहीं है। परसेंटेज एरर का सीधा सीधा मतलब है कि आपके पास ये जो मान आया है, ये वाला माध्य परम त्रुटि, इसको आप 100 से गुणा कर दो, तो AM बट्टा AM गुणा 100, इस चीज को आप कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के 5 पार्ट हो गए। सबसे पहले आपको बहुत सारे मान दिए जाएंगे, उससे आप माध्य मान निकालो।
जिसको आप वास्तविक मान कहोगे, फिर हर मान की त्रुटि निकालो जिसको आप परम त्रुटि कहोगे, फिर उन सभी परम त्रुटियों का आप माध्य निकालो जिसे आप माध्य परम त्रुटि या वास्तविक त्रुटि कहते हैं। उसके बाद आपेक्षिक त्रुटि और उसके बाद जो है वो परसेंटेज एरर इसमें आ गया। अब इस चीज को समझने के लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो छोटा सा एग्जांपल हमने लिया कि भाई देखो, हम इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। किसी प्रयोग के पाठ्यांक क्रमशः 19, 20, 21 प्राप्त होते। प्रयोग की प्रतिशत त्रुटि की गणना करो। प्रयोग के प्रतिशत त्रुटि की गणना करो। तो देखिए वही सारी प्रोसेस अपने को फॉलो करनी है ध्यान से, एकदम बहुत बेसिक चीज है, एकदम सरल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल कैलकुलेशन है। लिखते जाइए। हमारे पास अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास प्रयोग था ए, है ना। उस प्रयोग के कितने मान आए अपने पास? 19, 20, 21, 3 बार इस प्रयोग को किया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसका? सबसे पहले निकालना है माध्यमान। माध्यमान के लिए सूत्र हो जाएगा राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। यहाँ पे 3 है, राशियों का योग कर लो। 19 प्लस 20 प्लस 21 बट्टे 3, ये मान अपने आप पास आ जाएगा कितना भैया? ये मान अपने पास आ जाएगा 60 बट्टे 3। तो ये मान अपने पास आ रहा है। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं कि इसका मान अपने पास भैया 20 आया। ठीक है, माध्य मान 20 आया। अब हमें निकालनी है परम त्रुटियां, तो हर मान का अंतर निकाल लो, माध्य के साथ परम त्रुटि आ जाएगी। तो चलिए परम त्रुटि में बढ़ते हैं। परम त्रुटि, पहले मान की परम त्रुटि का सूत्र क्या था कि माध्य मान में से पहला मान घटा लो। दूसरी परम त्रुटि का सूत्र क्या हो जाएगा कि माध्य मान में से दूसरा मान घटा लो। और तीसरी परम त्रुटि का सूत्र क्या हो जाएगा? माध्य मान में से क्या घटा लो? तीसरा मान घटा लो। ये सारे मान अपने पास हैं। माध्यमान 20 है, पहली रीडिंग 19 थी, और यहाँ पर माध्यमान 20 है, रीडिंग भी 20 थी दूसरी, और तीसरा माध्यमान जो है वो 20 है और रीडिंग इसकी 21 थी। यहाँ से पहले वाला माध्य परम त्रुटि निकाली तो ये आई 1, ये आई 0, और ये जो तीसरी वाली आई है ये आई है -1। लेकिन जब इसको प्रयोग करेंगे कहीं भी तो प्लस का ही लेंगे। ठीक है, गलती गलती है। चलिए परम त्रुटियां निकाल ली, तीनों मानों का अंतर निकाल लिया। अब हमें निकालना है माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या चीज है बच्चों? देखिए सारे मान अपने को परम त्रुटियों वालों का माध्य निकालना है, तो डेल्टा ए एम बराबर क्या आएगा? मॉड ऑफ डेल्टा ए वन प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए टू प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए थ्री डिवाइडेड बाई 3, रीडिंग है तो 3। तो ये बनेगा जब बेटा यहाँ पर कुछ ऐसे कि पहला जो है वो 1 है, दूसरा 0 है, तीसरा -1 है, लेकिन मॉड लगा हुआ है इसलिए 1 आ जाएगा बट्टा 3। तो इसका जो डेल्टा ए एम आया वो आएगा 2/3। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा मान हो गया। यहाँ पे इसको भी आगे अपन और चीजें इसमें से समझाऊंगा मैं आपको इस मान से रिलेटेड। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन में अब अपने को सोल्व करना है आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। चलिए मान लीजिए आपेक्षिक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर सोल्व करते हैं। आपेक्षिक त्रुटि यानी कि रिलेटिव एरर, इसको सोल्व करते हैं। तो भैया रिलेटिव एरर जो है वो क्या हो जाती है? माध्य परम त्रुटि बट्टा माध्यमान। तो भैया आपके पास यहाँ पर क्या आएगा? ये माध्य परम त्रुटि है आपके पास 2/3 और ये माध्यमान है 20, तो ये मान आपके पास आएगा 1/30। ठीक है, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि परसेंटेज एरर निकालो।
तो परसेंटेज एरर के लिए सीधा सीधा है कि ये जो मान आपके पास आया है 1/30, इसी को आप किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, तो ये आएगा 10/3, यानी परसेंटेज एरर जो बनेगी वो बनेगी 3.33%। इस प्रयोग को करने में कितनी गलती हुई है? 3.33% की गलती हुई है। ठीक है, 19, 20, 21 इसका जो वास्तविक मान अब हमने लिखा है 20, उसमें कितने परसेंट की गलती है? 3.33% की गलती है, क्योंकि हम इसको भी तो सही नहीं मान सकते भाई। यहाँ पे ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि पहला इसका रीडिंग 19 आया, दूसरा रीडिंग इसका 20 आया, तीसरा रीडिंग इसका 21 आया, इसका माध्य मान हमने 20 निकाला। भाई ये मान 19, 20, 21 तीनों ही गलत है, तो इनसे जो मान आएगा वो भी तो सर्वशुद्ध नहीं है। तो ये जो 20 आ रहा है ये भी इसका एग्जैक्ट सही मान नहीं है ना। इसका एग्जैक्ट सही मान कितना है? 20 में से 3%, यानी 3.33% की गलती शामिल है इसमें, 20 में भी, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे इसको सोल्व करते हैं, लिखने का तरीका क्या है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, लिखने का तरीका। फिजिक्स में कोई भी राशि इस तरह से लिखी जाती है, जैसे मैं आपको कहता हूं कि किसी चीज का क्षेत्रफल जो है वो एरिया बराबर आपको दे रखा है 100 प्लस माइनस 5 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि इसका जो मान है वास्तविक वो कितना है प्रयोग का? 100। कौन सा मान है ये? एम, माध्य मान ही लिखते हैं वास्तविक मान की तरह, है ना। और इसमें गलती कितनी है? इसमें 5 की गलती है। कैसे भी कैलकुलेट की है सामने वाले ने, इसको जब कैलकुलेट किया पूरा तो इसमें 5 की गलती आई। ये कौन सी गलती है? ये है डेल्टा एम, है ना। इस तरह से लिखा जाता है। तो अब मान लीजिए आपका प्रयोग में इसमें जो आपने क्वेश्चन सोल्व किया उसको लिखने के लिए कहूं कि भाई इस तरह से लिख के दिखाओ, तो आपका प्रयोग था ए, उसका जो माध्यमान यहाँ पे लिखा जाता है प्लस माइनस डेल्टा एम, त्रुटि प्लस माइनस दोनों, मतलब 20, मतलब इस मान से 5 कम या 5 ज्यादा तक हो सकती है, मतलब ये वास्तव में मान ये 100 माइनस 5 यानी 95 से 105 के बीच में, है ना, ऐसा कुछ है। तो हमारे प्रयोग में था माध्यमान हमने एम लिखा प्लस माइनस डेल्टा एम, तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है जवानों? डेल्टा एम की वैल्यू 2.33, यानी इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो 0.66, है ना। तो हमारे प्रयोग के हिसाब से हम इसको लिखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो ए बराबर 20 प्लस माइनस 0.66, यहां तक इसका ये मान है। ठीक है, यानी कि वास्तव में हमारा जो सही रिजल्ट है वो 20 भी नहीं है। सही रिजल्ट कितना है? 20 माइनस 0.66 करो, 20 माइनस 0.66 करेंगे तो आएगा 19.34 के आसपास, और 20 प्लस 0 माइनस 66 करेंगे तो ये आएगा 20.66 के आसपास। मतलब इसका जो सही मान है वो 19.34 से लेकर 20.66 के बीच में कुछ है ना। 19.34 से इसका मान किसी भी हालत में कम नहीं है, और 20.66 से इसका मान किसी भी हालत में सही नहीं है। इनके बीच में इसका सही मान है, एग्जैक्ट सही मान हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं कि सही मान नहीं जब किसी चीज का फाइंड आउट किया जाता तो हम उसको लिमिट निकाल लेते हैं कि भाई इसका मान 19.34 से लेकर 20.66 तक है। ठीक है, त्रुटि सहित हमने एरर लिमिट से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि इस चीज का मान जो है वो प्रॉपर एरर लिमिट के साथ ज्ञात कीजिए, तो आप उसकी परसेंटेज एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर वगैरह जो हमने ये सीखी है इसको। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ये जो देखो अभी मैंने जो एरिया दिखाया था ना, ये वाला देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 100 प्लस माइनस 5। कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं 100 प्लस माइनस 2%। अब जो यहाँ पे परसेंट लगाए बिना जो त्रुटि है वो तो माध्यपरम त्रुटि है ना। और परसेंटेज लगा के जो लिखा हुआ जाता है, इस समय आपको कौन सी त्रुटि इसने लिख के दी है? 3.33, ये वाली परसेंटेज लिख के दी है उसने अपने प्रयोग की। तो आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना, कोई भी राशि जो इस तरह से मिलेगी 100 प्लस माइनस 2, यहाँ तो आपको हमेशा माध्यमान ही मिलेगा, और यहाँ पे आपको या तो मिलेगी माध्यपरम त्रुटि, है ना, उसके आगे तो परसेंटेज लगा नहीं रहेगा, या फिर आपको यहाँ पे परसेंटेज एरर भी कई बार दे देता है। आगे जब अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, इसकी कैलकुलेशन और सीखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तब हम इन दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेंगे और बताऊंगा मैं आपको कि माध्यपरम त्रुटि है तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है, परसेंटेज त्रुटि है तो कैसे सोल्व किया जाता है। आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है वो ये है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक प्रयोग के रिजल्ट दिए जाएंगे, उस प्रयोग के रिजल्ट से आपको परसेंटेज एरर निकालने तक की कैलकुलेशन आज सीखनी है।
उसके लिए आपको पहले माध्यमान निकालना है, फिर परम त्रुटियां निकालनी है, फिर माध्य परम त्रुटि निकालनी है, उसके बाद आपको निकालना है आपेक्षिक त्रुटि और उसके बाद आपकी निकलेगी परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरीके से आज हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा है। त्रुटियों की और मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।